हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। आप में से एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज आया था कि उसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सीखना है। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर सीखना है जो आपके स्कूल की एग्जाम में अभी आने वाला है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि वो पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए बिफोर योर स्कूल एग्जाम ला सकूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो है वो एटम से बनी होती है और एटम के अंदर जो है 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और थर्ड होता है न्यूट्रॉन, जो एक चार्जलेस पार्टिकल्स है। तो किसी भी एटम के अंदर हम देखें तो मेनली 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज का है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का है। तो अब मान लो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसके पास जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा। इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली मान लो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम होंगे, तो उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये पार्ट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं? तो हमेशा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है कूलम्ब। ये पार्ट याद रखना है। चार्ज का सिंबल होता है Q और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको C से डिनोट करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो है इसको रॉन्ग लिख देते हैं, तो ये चीज याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो लाइक चार्जेस है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? 2 प्रोटॉन आप ले लो, दोनों में सेम चार्जेस हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। सिमिलरली आप 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस है, मतलब कि एक प्रोटॉन हो गया और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये किस तरीके से होता है? तो जैसे आपने वो मैग्नेट वाले चैप्टर में लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी एडेड एल्जीब्रेकली। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका प्लस और माइनस कर सकते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर 2 कूलम्ब प्रेजेंट है, दूसरा चार्ज 4 कूलम्ब प्रेजेंट है, थर्ड चार्ज -3 कूलम्ब प्रेजेंट है, फोर्थ चार्ज 8 कूलम्ब एंड फिफ्थ नंबर का चार्ज -6 कूलम्ब। मान लो आपको पूछे कि टोटल चार्ज कितना होगा इस बॉडी के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? इन सबको ऐड कर सकते हैं और फाइनल चार्ज जो है हम निकाल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। आपने 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। सिमिलर यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कंजर्व्ड। और लास्ट है इट इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्जेस जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में फॉर्म होते हैं या तो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ये हमें बताता है किसी भी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E।
Q का मतलब होता है टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो। N का मतलब होता है कि वो बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, बिकॉज इसका यूज करके अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एक पार्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम माइनस की साइन लिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हम माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्लस साइन के साथ ही इस वैल्यू को लिखेंगे। न्यूमेरिकल कैसा है अच्छे से देख लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब चार्ज। मान लो कि चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम, तो उसके लिए हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये जो n है उसको फाइंड करना है। हमें E की वैल्यू पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूज करें तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन E। 1 अपॉन तुम ये वैल्यू को लिखोगे और लास्ट में जब डिवाइड करोगे ना तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ये पार्ट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट करें उससे पहले आप अच्छे से समझ लेना कि ये चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स आने वाले हैं, यूनिट्स आने वाले हैं, जो आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप सारे के सारे यूनिट्स और उसके सिंबल्स अच्छे से याद कर लेना, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अब हम एक न्यू क्वांटिटी देख रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और उसका सिंबल क्या होता है, I। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं वो एलिमेंट्स या तो वो ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कंडक्टर। तो वो कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उससे हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसको IMP मार्क कर देना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ये आपको याद रखना है। ये जो जितने भी यूनिट्स हम यहाँ पे देखेंगे, वो जो सारे यूनिट्स हैं वो किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम पे से ही आए हैं। इसका जो स्मॉलर यूनिट है करंट को मेजर करने का, दैट इज 1 मिली एम्पियर। मिली को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और उसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो की साइन कुछ इस तरीके से होती है, अच्छे से नोट कर लेना। उसका मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये कई बार पूछा जाता है, दैट इज डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब बनेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें करंट को 1 एम्पियर लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास जो चार्ज है Q वो 1 कूलम्ब जितना है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड जितना। दैट मीन्स जब 1 कूलम्ब जितना चार्ज फ्लो होता है थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तब हम कह सकते हैं कि टोटल करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा 1 एम्पियर। इसको IMP मार्क कर देना, 1 मार्क्स में कई बार पूछते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट किया जाता है। कंडक्टर में से करंट कब फ्लो होगा, जब उसमें से चार्ज फ्लो होगा। तो अगर हम चार्ज को मूव करवाएंगे
फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो उस केस में करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे, दैट मीन्स हमें वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क चार्ज कभी मूव नहीं होता। दैट मीन्स जो वर्क किया जाता है पर यूनिट चार्ज, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर नंबर ए, जिसमें वाटर का लेवल हाई है। दूसरा कंटेनर है बी, जिसमें वाटर का लेवल लो है, और हम उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जहां पे वाटर का लेवल हाई है वहां से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वो कंटेनर नंबर बी तक ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। जब हमें कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाना है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक बैटरी को अटैच कर देते हैं। बैटरी का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। तो जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी तो उसमें से चार्जेस को एनर्जी मिलती है और चार्जेस जो है वो फ्लो होते हैं। अब देखो, हमें पता है कि बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है इट इज एट हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को कहा जाता है इट इज लोअर पोटेंशियल। तो उस केस में एनर्जी जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स चार्जेस को यहाँ पे एनर्जी मिलेगी और बाद में जो है वो फ्लो करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे चार्जेस के ऊपर वर्क कौन करता है, तो बैटरी वर्क करती है। बैटरी के अंदर होता है एक टाइप का केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है वो चार्ज को मूव करवा सकती है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, जो वर्क किया जाता है जहां पे चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकता है पर यूनिट चार्ज, उस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इसका जो यूनिट है वो होता है वोल्ट। देखो, इसका सिंबल है वो भी V है, इसका जो यूनिट है वो भी V है। आपने कई बार देखा होगा कि सेल के पीछे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, बैटरी के पीछे लिखा होता है 9 वोल्ट। एक्चुअल में वो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। इसके जो स्मॉलर यूनिट्स है वो है 1 मिली वोल्ट, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3। दूसरा है 1 माइक्रो वोल्ट, दैट इज 10 टू द पावर -6 वोल्ट। इसके लार्जर यूनिट्स भी होते हैं। दिस इज 1 किलो वोल्ट। किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3। 1 मेगा वोल्ट, उसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6। वापिस से अगर आपको पूछे कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या करोगे, वापिस से हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो वर्क है वो 1 जूल जितना है और चार्ज जो है वो 1 कूलम जितना है। तो उस केस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 1 वोल्ट जितना। हम 1 जूल जितना वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब हम बात करेंगे सर्किट सिंबल्स के बारे में, जिसका यूज करके थोड़ी देर में हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को फॉर्म करेंगे। पहले आपको ये जो सिंबल्स है वो सारे अपने नोटबुक में नोट कर देने हैं, सो दैट आप अच्छे से इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सको। ये जो सारे सिंबल्स हैं वो आपको कई बार डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और इसका यूज करके सर्किट्स बनाने वाले क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट सिंबल जो है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल का, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल।
पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर प्लस लिखा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इस तरीके से माइनस लिखा जाता है। सेकेंड सिंबल इज बैटरी। बैटरी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब मल्टीपल सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक बैटरी वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने टोटल 3 सेल्स को कंबाइन किया, जिससे हमको क्या मिल गई, एक बैटरी मिल गई। नेक्स्ट सिंबल इज कनेक्टिंग वायर, तो वो तो सिंपल आपको लाइन से ही शो करना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के लिए ये सिंबल आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट इज की, दैट इज इन ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब होता है कि जब करंट फ्लो नहीं होगा। इसको आप स्विच ऑफ भी कह सकते हो। जब हमारे घर में स्विच ऑफ होती है तब जो है कंपोनेंट्स में से करंट फ्लो नहीं होता, तो उस केस में इसको कहा जाता है ओपन कंडीशन, और सिंबल्स आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है की क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, स्विच ऑन होना। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब की जो क्लोज्ड कंडीशन में होती है तब यहाँ पे सेंटर में आपको एक डॉट करना है। नेक्स्ट सिंबल है वायर जॉइंट। सिंपल 2 वायर जो है एक पॉइंट पे आके ज्वाइन होते हैं, ये पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो देखो यहाँ पे जो वायर है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे, इसको कहा जाता है जंपिंग ऑफ वायर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को एक जिग जैग लाइन से शो किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा ओम्स लॉ। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि जहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, तो बस हमें यहाँ पे उसके ऊपर एक एरो ड्रॉ करना है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है। सो अभी तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल याद रखना है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल के फॉर्म में 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो मेजर करता है वोल्ट मीटर। तो उसका सिंबल आप नोट कर लेना, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर लिखना है V, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस की साइन। और लास्ट सिंबल है हमारा एमीटर। एमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर सर्किट में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में A लिखेंगे, वापिस से प्लस और माइनस साइन। ये सारे के सारे सिंबल्स हमें याद रखने हैं सो दैट अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म कर सकें। अब हम बात करेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेना। इसमें हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, की हो गया, उन सबको स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं और उससे जो चीज़ फॉर्म होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट खुद से फॉर्म करनी है और आपको कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं उसका लिस्ट दिया है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जैसे कि हमें मान लो एक बल्ब को कनेक्ट करना है, बैटरी को, की दैट इज इन क्लोज कंडीशन, रेजिस्टेंस, एमीटर और वोल्ट मीटर, इन सबको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करना है सो दैट इसमें से जो है करंट फ्लो करेगा और एक कंप्लीट मीनिंगफुल सर्किट बनेगी। सर्किट सिंबल में हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं एक बैटरी। बैटरी को कैसे ड्रॉ किया जाता है तो हमने अब थोड़ी देर पहले देखा है। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है हमने की, जिसको हम स्विच भी कहते हैं। स्विच जो है वो हमें क्लोज कंडीशन में ड्रॉ करनी है, मतलब कि यहाँ पे आएगा एक डॉट। अब इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वो करंट को मेजर करने के लिए उसी लाइन में ड्रॉ किया जाता है एमीटर। ठीक है, इस टाइप के कनेक्शन को क्या कहते हैं, याद रखना है सीरीज कनेक्शन, क्योंकि उसी लाइन में कनेक्टेड है। वो एमीटर के आगे हमने ड्रॉ किया है बल्ब
और उसी के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस, और इस तरीके से एक क्लोज्ड लूप फॉर्म होता है। एक चीज याद रखनी है, एमीटर को हमेशा इस तरीके से सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा होता है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लेना। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसी के पैरेलल में आप इस तरीके से क्या ड्रॉ कर दोगे, वोल्ट मीटर, और इसके ये जो दो एंड्स है वहां पे आप उसे ज्वाइन कर दोगे। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर को ड्रॉ किया जाता है। ये जो सर्किट सिंबल्स हैं उसके जो नेम्स हैं, मतलब कि लेबलिंग है, वो आपको कंपलसरी करना है। अगर आप यहाँ पे लेबल नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के टू टाइप्स होते हैं, एक होती है ओपन सर्किट और दूसरी होती है क्लोज सर्किट। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम वो देखेंगे। ओपन सर्किट को इनकम्प्लीट सर्किट भी कहा जाता है, क्लोज सर्किट को हम कंप्लीट सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, जबकि क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। किस तरीके से, तो हम यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। मान लो हमने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है जिसमें यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पे जो है की ओपन कंडीशन में है। की ओपन का मतलब क्या हुआ, स्विच ऑफ होना। तो जब यहाँ पे स्विच ऑफ होगी तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं एक ओपन सर्किट है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वायर मान लो कि ब्रेक हो चुका है, ठीक है, आपने भले यहाँ पे उसको स्विच ऑन कर दिया लेकिन यहाँ पे वायर के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगेन ये कैसी बन गई, ओपन सर्किट। लेकिन क्लोज सर्किट कैसी होती है, जिसमें यहाँ पे की क्लोज्ड कंडीशन में होती है और एक कंप्लीट सर्किट बनती है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, और इसका यूज करके हम आगे डेरिवेशंस भी करने वाले हैं। यहाँ से चैप्टर के जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में से 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अभी हम जितने भी फॉर्मूलाज आगे देखेंगे उसमें से न्यूमेरिकल्स 110% पूछे जाते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम कौन थे, तो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। उन्होंने ऐसा कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और उसके अक्रॉस आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मान लो जो बैटरी है उसका वोल्टेज है 6 वोल्ट, और मान लो दूसरा कंडक्टर है सेम मटेरियल का और उसके अक्रॉस भी आपने बैटरी को यहाँ पे अटैच कर दिया जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी बैटरी में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो उन्होंने भी वही चीज़ बताई थी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेस होता है तो करंट भी लेस होगा। उस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनल की साइन को यहाँ पे रिमूव करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है R, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो रेस्ट्रिक्ट करती है फ्लो ऑफ करंट। हमेशा जो है किसी भी मटेरियल का जो है एक बिहेवियर होता है जो करंट को रोक के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, वो प्रॉपर्टी को कहा जाता है उसका रेजिस्टेंस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये साइंटिस्ट के नेम पे से ही आया है।
आपने देखा होगा कि कंडक्टर्स में से इजीली करंट जो है पास हो जाता है। क्यों पास होता है? बिकॉज उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। और जितने भी इंसुलेटर्स हैं जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, उसमें से करंट पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें से जो अमाउंट ऑफ करंट है वो लेस फ्लो होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें से पूछा जाता है इसका V वर्सेस I ग्राफ। तो देखो यहाँ पे रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर V बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली I भी बढ़ने वाला है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। अगर आपको पूछे कि रेजिस्टेंस ग्राफ में से फाइंड करो तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI ग्राफ। मतलब कि अगर स्लोप बढ़ेगा ग्राफ का तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मान लो ये हमने जो मटेरियल 1 के लिए रेजिस्टेंस निकाला इसको हम कह देते हैं R1। मान लो अगर सेकेंड मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस आता है R2। स्लोप का मतलब क्या होता है? ये एंगल। देखो R1 वाला जो है वो मान लो θ1 जितना एंगल बना रहा है, R2 वाला जो है वो मान लो θ2 जितना एंगल बना रहा है। मतलब कि जितना एंगल बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा? स्लोप बढ़ेगा। और अगर स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस केस में ये जो R2 का रेजिस्टेंस है मटेरियल नंबर 2 का वो लेस होगा कंपेयर टू R1। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको 1 मार्क में पूछे जाते हैं। और अगर आपको थियरी पूछे एक्सप्लेन ओम्स लॉ तो आपको ये जो पूरा पार्ट है वो एक्सप्लेन करने का रहेगा। ओम्स लॉ में से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, ओम किसका यूनिट है? तो रेजिस्टेंस का। मतलब कि हमें पूछते हैं कि रेजिस्टेंस कब 1 ओम जितना होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है यूजिंग ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू IR। R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V अपॉन I। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब बनेगा? जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जितना हो और करंट जब कंडक्टर में से 1 एम्पियर जितना फ्लो होता है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 1 ओम जितना। इसको IMP मार्क करना फॉर 1 मार्क्स। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर देते हैं। अ रजिस्टर अलाउज ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर टू फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस। ये देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें ऐसा पूछा है कि रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है जब करंट फ्लो होता है 0.02 एम्पियर जितना और पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 15 वोल्ट जितना। तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या बनेगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज हमें 15 गिवन है, करंट मतलब जिसको I से डिनोट करते हैं वो 0.02 गिवन है। इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 750 ओम। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना है। यहाँ से बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से वेरी करता है और वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो थियरी अभी हम देखने वाले हैं वो डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स में पूछी जाती है, बिकॉज इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है और हमें कुछ फैक्टर्स को याद भी रखना है। रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का वो सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। और किस तरीके से डिपेंड करता है? तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर तुमने लेंथ को डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों? बिकॉज हम इसका यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए। सेकेंड फैक्टर जो है रेजिस्टेंस का वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कि अगर वायर की थिकनेस को हम बढ़ाएंगे, ठीक है,
जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि मान लो ये मार्कर जो है वो एक वायर है, अगर मैं उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता जाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये जो रिलेशन है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसको अच्छी तरीके से समझना। आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं ट्यूबलाइट के लिए, फैन के लिए, वो उसकी थिकनेस जो है बहुत ही स्मॉल होती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का वायर देखोगे, वॉशिंग मशीन का वायर देखोगे, और साथ साथ में अगर आप एसी का वायर देखते हो तो उन सबकी थिकनेस ज्यादा होती है। वो आप कह सकते हो कि ब्रॉड वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा, अच्छे से समझना, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा। क्यों ज्यादा फ्लो करेगा? बिकॉज हमें समझना है कि एसी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, उनको ज्यादा करंट चाहिए चलने के लिए। ज्यादा करंट कब आएगा? जब उनका रेजिस्टेंस कम होगा, तब ज्यादा करंट आएगा। और रेजिस्टेंस कम कैसे होता है? तो एरिया को इंक्रीज करके। इसलिए हम ज्यादा थिकनेस वाला वायर जो है वो यूज करते हैं हैवी अप्लायंसेस के लिए। अगर मान लो हमने जो है बहुत ही पतला वायर यूज किया इन सब के लिए, तो वायर जो है डायरेक्टली बर्न हो जाएगा। अगर हमने पतला वायर यूज किया तो वो डायरेक्टली बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विच वायर विल अलाउ मोर करंट टू पास, थिक वायर और अ थिन वायर। तो उसमें ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ पे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं। जो कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, जबकि इंसुलेटर्स है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। और लास्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। मतलब कि मान लो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उस केस में कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और सिमिलरली एलॉयज का भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये जो फैक्टर्स है वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने 2 इक्वेशंस बना के रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है R इज प्रोपोर्शनल टू L, सेकेंड इक्वेशन इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल की साइन को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? रो L/A, वेर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। आपके टेक्स्ट बुक में रेजिस्टिविटी के बारे में पूरा एक टेबल दिया हुआ है। वो टेबल को लर्न नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। सो रेजिस्टिविटी क्या हो गया? एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का तुम जो है यूनिट बताओ क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रो को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एल जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। आपको पूछे कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो उस केस में आप ये चीज अच्छे से समझ लेना। रेजिस्टिविटी को रो से डिफाइन करते हैं तो R इंटू A/L ऐसा इक्वेशन बनता है। तो मान लो अगर हमारा एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर जितना हो जाए और लेंथ जो है वो 1 मीटर जितनी है, तो उस केस में रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं
जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर जितना हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाएगा तो ये जो पूरा पार्ट है A/L वो चला जाएगा क्योंकि वो 1 बन चुका है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल बन जाएंगे। और रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है दैट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आपको एक IMP क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें से अब देखो बहुत सारे है ना गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन है कि हम इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, उन सब में हीटिंग एलिमेंट मतलब कि कॉइल जो बनती है, जो हीट हो जाती है, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। देखो हमें पता है कि कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो एलॉयज के कंपैरिजन में लो होती है। दैट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और एलॉयज जो है उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो है हीट को इजीली डिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर के अंदर जो है एलॉयज को यूज किया जाता है, हम मेटल्स को यूज नहीं करते। ये एक हो गया आपका गिव रीजन का क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। अब हम देख रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे हमें 2 टाइप के कॉम्बिनेशन स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ये डेरिवेशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हमें तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन में कनेक्ट करने हैं। जैसे ही एक खत्म होगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही पर्टिकुलर लाइन में। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो आप मान लो कि हमारे एक सिंपल डिवाइसेस है, मान लो कि ये एक बल्ब है, मान लो ये हमारा टीवी है और मान लो ये हमारा AC है, जिसको हमने 3 आप कह सकते हो कि इन तीनों को हमने एक ही पर्टिकुलर लाइन में कनेक्ट कर दिया है। अब देखो आगे हमने क्या कनेक्ट किया है, एक एमीटर जो मेजर करेगा कि इसमें से कितना करंट जाने वाला है, एक V वोल्ट की बैटरी और एक की। साथ साथ में हमें ये चेक करना है कि बल्ब की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ऑब्वियसली देखो बैटरी के पास कुछ एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट किया जाता है। तो उसमें से कुछ अमाउंट में एनर्जी बल्ब लेगा तो उसको हमने कह दिया V1, कुछ अमाउंट में एनर्जी टीवी लेगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कह दिया V2। और सिमिलरली जो V पोटेंशियल है उसमें से कुछ अमाउंट में AC लेगा जिसको हमने कह दिया V3। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाला है तीनों में से वो सेम अमाउंट का होगा, इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि जो टोटल करंट इसमें से फ्लो होगा वो I होगा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है डिवाइड हो जाएगा, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर हम इसमें ओम्स लॉ को यूज करें तो I इंटू हमने लिख दिया R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि ये तीनों मिलके टोटल कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहने वाला है तो V1 की जगह पे लिख दिया I इंटू R1, V2 की जगह पे I इंटू R2 एंड V3 की जगह पे I इंटू R3। इस इक्वेशन में से अगर हम I को कॉमन निकाल दे और इसके साथ कैंसिल कर दे तो फाइनल आंसर आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कनेक्शन में डायरेक्टली ऐड हो जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने तीनों अप्लायंसेस को मान लो सीरीज में कनेक्ट करके रखा है और मान लो हमारा जो बल्ब है वो खराब हो जाता है। उस केस में क्या होगा, आगे करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा। मतलब कि अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो बाकी के डिवाइसेस भी वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगी एक ओपन सर्किट और ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होता। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास जितने भी अप्लायंसेस हैं वो कभी सेम अमाउंट में करंट को नहीं लेते हैं। बल्ब को कम करंट चाहिए, एसी को थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए और टीवी को भी ज़्यादा करंट चाहिए। तो उस केस में सेम अमाउंट का जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो तीनों अप्लायंसेस के लिए काम में नहीं आएगा। इसलिए जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमें डेरिवेशन करना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इसके साथ कनेक्टेड है हमारे पास बैटरी और स्विच। अब यहाँ पे किस तरीके से करंट डिवाइड होता है वो आपको अच्छे से समझना है। जैसे ही हम यहाँ पे की को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आई अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट यहाँ तक ट्रैवल करेगा और यहाँ पे होता है एक जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट से क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स करंट जो है टोटल आई वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको हमने I1 कह दिया है। सेकेंड ब्रांच में जो जा रहा है उसको I2 और थर्ड ब्रांच में जो जा रहा है उसको कह दिया है I3। सो ये वाला करंट जो है वो R1 रेजिस्टेंस में से पास होगा और उसको मेजर करेगा एमीटर जिसको हमने कह दिया है A1 और वो करंट फर्दर यहाँ तक जंक्शन पॉइंट तक ट्रैवल करेगा। सिमिलरली I2 अमाउंट का करंट R2 से जा रहा है और इसको एमीटर A2 मेजर करेगा और I3 अमाउंट का करंट R3 वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है और वो फर्दर इस तरीके से जंक्शन पॉइंट तक ट्रैवल करेगा। तीनों डिफरेंट करंट वापिस से ये वाले जंक्शन पॉइंट पे आके मर्ज हो जाएंगे और वापिस से टोटल करंट I जो है वो यहाँ पे वापिस से बैटरी में आ जाएगा। इस केस में हमें ये पता चलता है कि करंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सेम रहता है। दैट मीन्स ये सीरीज के कंपैरिजन में टोटली ऑपोजिट हुआ। सो टोटल करंट I हम देखें तो यहाँ पे वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स यहाँ पे हम वापिस से ओम्स लॉ को यूज करें तो I की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2 एंड I3 की जगह पे V अपॉन R3। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से V को कॉमन निकाल सकता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो V है और यहाँ पे जो कॉमन में V निकलेगा वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंसेस जो है उसका रेसिप्रोकल में एडिशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे मान लो हमारे पास ऐसे 3 डिफरेंट अप्लायंसेस हैं। मान लो यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे हमारे पास एसी है और यहाँ पे है बल्ब। मान लो हमारा घर पे टीवी खराब हो जाता है तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट एसी पे और बल्ब पे कभी नहीं आएगा। अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे अप्लायंसेस पे कभी नहीं आता, वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में ही रहते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई दूसरा अप्लायंसेस जो है वो भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसी रीजन की वजह से इसको डोमेस्टिक मतलब कि हाउस होल्ड सर्किट में भी यूज किया जाता है। हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं और डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से
डेरिवेशन पूछा जाता है एंड टॉपिक नेम इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई अप्लायंसेस कंटिन्यूसली चल रहा होता है तो उस केस में उसकी सरफेस जो है वो हीट हो जाती है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है। क्यों हीट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसका हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो जब भी लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में से, जैसे कि नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम के वायर को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है। ये पार्ट आप याद रखना। साथ साथ में जो है इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का एलॉय है। किससे बना है? तो निकल और क्रोमियम से ये बना हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो प्रोड्यूस करता है हीट, और ये हीट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है उसको सबसे पहले जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने जो है डिराइव किया था कि कितने हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसको कहा जाता है जूल्स हीट। ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो जो है अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम जो है जूल्स में मेजर करते हैं। तो हीट का यूनिट क्या बनेगा? जूल्स। हीट क्या है? तो एक टाइप की एनर्जी है जो डिसिपेट होती है जब करंट फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टेंस में से। चलो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे W को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा? V इंटू क्यू। अब हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। और ये दोनों वैल्यूज को हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V की जगह पे IR लिख दिया, Q की जगह पे IT लिख दिया, और हमारा इक्वेशन जो है वो फाइनली क्या बनेगा? I इंटू आई क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू टी। और हमने 9th स्टैंडर्ड में वर्क एनर्जी थियरम देखा था कि जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स W की जगह पे हम लिख देंगे H। H का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी, जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना I स्क्वायर R इंटू टी। अब हम क्या कर सकते हैं? इसी में से दूसरा इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? I की जगह पे V अपॉन R सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा R इंटू 3t। तो यहाँ पे R और R कैंसिल हो गया, सो बचेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये क्या हो गया? हमारा सेकेंड नंबर का इक्वेशन। और वापिस हम क्या कर सकते हैं? ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका यूज कर सकते हैं, और सिर्फ Q की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करें I इंटू टी, तो इक्वेशन बनेगा H इज इक्वल टू I इंटू V इंटू टी। तो हमने टोटल 3 हीट एनर्जी के इक्वेशन ऑब्टेन किए। ये जो है आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और कई बार 4 मार्क्स में भी ये पूरा पार्ट पूछा जाता है। हमने हीट एनर्जी का एक इक्वेशन देखा, दैट इज I स्क्वायर R इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हीट प्रोड्यूस है होती है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब कि मान लो कि करंट जो है वो 2 एम्पियर जितना बढ़ जाता है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो मतलब कि 4 टाइम्स जितनी जो है वो हीट बढ़ जाती है। ये रिलेशन याद रखना है, स्क्वायर के फॉर्म में चलता है। हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हीट एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और थर्ड रिलेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि तुम किसी भी अप्लायंसेस को जितना ज़्यादा टाइम तक ऑन रखोगे तो उतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इसी हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे एक डिवाइस वर्क करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये जो है वो एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है
जो लेड और टीन से बनता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? एलॉय। ये आपको याद रखना है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में पूछते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मान लो आपके घर में ज़्यादा अमाउंट में करंट आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मान लो ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये जो डिवाइस है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो आपके घर में करंट नहीं आएगा। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है एज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। मान लो 1 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, फ्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। मान लो आपके घर में 5 एम्पियर वाला फ्यूज है तो वो क्या करेगा, आपके घर में 5 एम्पियर जितना करंट जो है वो अलाउ करेगा। मान लो करंट 5 एम्पियर से बढ़ जाता है तो फ्यूज अपने आप मेल्ट हो जाएगा और आपके अप्लायंसेस को वो प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। पावर जो है आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, उसका बेसिक इक्वेशन क्या था, तो वर्क अपॉन टाइम। पावर को मेजर किया जाता है वॉट में, जिसका सिंबल है W। पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो क्या बनता है, वर्क बनता है। तो अगर हम यहाँ पे हीट एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर दे, जो हमने 3 इक्वेशंस बनाए थे, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा, I² RT अपॉन टी। सेकेंड इक्वेशन मैंने एनर्जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया V² अपॉन R इंटू टी, और थर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया I इंटू वी अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी टी है वो हो जाएंगे कैंसर। तो हमें यहाँ पे पावर के 3 इक्वेशंस मिलेंगे जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा कि आपके घर पे बिजली का बिल आता है, ठीक है, उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं, तो वो जो यूनिट होते हैं उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, किलोवाट मीन्स 1000, और आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, 3600 सेकंड। तो 1000 वॉट इंटू हमने कर दिया 3600 सेकंड, सो हमें 3.6 मेगा जूल्स जितनी एनर्जी मिलेगी। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, इसको याद रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं किया है, इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे के सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।